हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि अब कुछ दिन बचे हुए हैं आपके मेंस के एग्जाम में। प्री के एग्जाम को आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं जानता हूं कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आपने प्री को क्वालिफाई किया है, जिसको क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं था, लेकिन आपके हार्डवर्क ने, आपके कॉन्फिडेंस लेवल ने इसको प्रूफ कर दिखाया। तो अब मेंस की बारी है और इसको भी आप जरूर तोड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप भी बिल्कुल चाह रहे होंगे, क्योंकि अब तो विराट कोहली की भी सेंचुरी हो चुकी है 2 साल के लंबे इंतजार के बाद, और आपका भी सिलेक्शन इस साल तय है। तो चलिए, सिलेक्शन को और भी मजबूत करने के लिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आईबीपीएस, आरआरबी और क्लर्क दोनों को लेकर ये सेशन है। कंप्यूटर क्वेश्चंस 5 डेज 5 टेस्ट, और आज है इसका डे 2। क्या कंप्यूटर में आप 40 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे? आंसर है यस, बिल्कुल कर पाएंगे। इस कॉन्फिडेंस को अगर आप बनाकर रखेंगे तो 100% कर पाएंगे। और कोई भी आपसे कहे कि नहीं 35 से ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे, तो उसे कह देना कि शांत हो जाओ, इस बार सचिन अरोड़ा सर हमारे साथ हैं और इस बार 40 में से 40 क्वेश्चन सही करके आएंगे। अगर कहीं पर भी कॉन्फिडेंस लेवल आपको वीक लग रहा हो, कहीं पर भी डाउट अगर आ रहा हो, तो अपने से एक क्वेश्चन पूछ लेना कि अगर इस बैच से जुड़ जाएं तो क्या बेहतर होगा। और अगर आंसर यस में आ जाए तो एनरोल कर लेना। क्वेश्चन उठता है, सर इतने कम समय में कैसे कर पाएंगे? 55 आवर्स की वीडियोस हैं और पीडीएफ हैं। प्री भी तो आपने किया है। मेंस में कंप्यूटर इतना टफ नहीं है, बस एक बार कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जाकर आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। पीडीएफ अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आपको ये लगेगा कि अब तो कोई भी हरा नहीं सकता कंप्यूटर में, चाहे जितना भी टफ पेपर क्यों ना हो। और जहां भी रिक्वायरमेंट लगे, वीडियोस तो आपको दी हुई हैं, तो वीडियोस को भी आप देख सकते हैं जहां आपको समझ में ना आए। और बाकी आप पीडीएफ की मदद से रिवाइज कर सकते हैं, एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। राइट? तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी लगती है, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप, आपको यहाँ पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मदद आपको जरूर मिलने वाली है यहाँ पर। राइट? तो बात करें कि सर क्वेश्चन आएंगे कैसे एग्जाम में, है ना, जरा उसके बारे में भी बता दीजिए। तो उसके लिए फ्री यूट्यूब सेशंस आपके चल ही रहे हैं। पेड और फ्री दोनों तरीके से हम आपके साथ हैं, यानी सिलेक्शन रुकने तो नहीं देंगे इस बार। तो चलिए जनाब, ये रहा क्वेश्चन। प्रीवियस वाले सेशन में क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो आपने कमेंट करके बहुत ही सुंदर तरीके से मुझे बताया। और ये क्वेश्चन क्या था, एक बार देखिएगा। is a lightweight and compact database that does not require any kind of server to run and is used by the Android to store data। यानी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक खास तरीके के डेटाबेस का इस्तेमाल करता है। और ये डेटाबेस कौन सा है जरा बताइए। कुछ लोगों ने गूगल किया लेकिन आंसर बिल्कुल सही बताया। मकसद है आप आंसर बता पाए। एंड द करेक्ट आंसर इज एसक्यूएल लाइट। तो याद रखिएगा कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस होता है, सिर्फ एंड्रॉयड में नहीं, जितने भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें डेटाबेस की अगर बात की जाएगी तो हमेशा आंसर क्या होगा? एसक्यूएल लाइट होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है आंसर, फिर मैच करना है कि हमने सही लगाया या नहीं लगाया। आउट ऑफ 30 आपने कितने सही किए, मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन, डैश इज द कंट्री विच डिप्लॉयड द फर्स्ट 5G नेटवर्क एंड इज एक्सपेक्टेड टू स्टे इन द लीड एज फार एज पेनिट्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी गोज। हमें पूरे क्वेश्चन से मतलब नहीं, हमें मतलब यह है कि क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि 5G को सबसे पहले किस कंट्री में डेवलप किया गया, यानी डिप्लॉय किया गया, किस कंट्री में इसको इंप्लीमेंट किया गया 5G को, यह आपको बताना है। और ऑप्शंस हैं इंडिया, अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया या फिलीपींस।
वेरी गुड एंड द करेक्ट आंसर इज साउथ कोरिया। इंडिया में भी काफी मेहनत चल रही है 5G को लेकर, और 5G से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये डैम श्योर है। साउथ कोरिया वो पहली कंट्री बनी जिसने 5G को डिप्लॉय किया। साउथ कोरिया के बाद चाइना दूसरे नंबर की कंट्री बनी जिसने 5G को ऑप्ट किया, और चाइना के बाद अमेरिका बोली मेरा नंबर कब आएगा, तो अमेरिका का भी नंबर आ गया तीसरे नंबर पे, और अमेरिका ने डिप्लॉय किया 5G नेटवर्क। पहले में साउथ कोरिया, दूसरे में चाइना, और तीसरे नंबर पे अमेरिका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। Dash has played a major role in inventing the many foundational technologies that drive the industry forward and make up 5G the next wireless standard। क्वेश्चन का मतलब यह है, देखो क्वेश्चन एग्जाम में बड़े बड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम कंज्यूम हो, और आपने टारगेट सेट किया होगा कि 10 मिनट के अंदर कंप्यूटर को कर लेंगे या इससे भी कम समय में। तो इसलिए बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, घबराना नहीं, क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उतना आसान होगा। तो यहां पर कह रहा है 5G को लेकर एक कंपनी है जिसका मेजर रोल है, जिसका सबसे ज्यादा योगदान है। सो विच कंपनी प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपिंग द 5G नेटवर्क? किस कंपनी को ये मेजर रोल जाता है, क्रेडिट जाता है 5G नेटवर्क को डेवलप करने का? इंटेल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या क्वालकॉम? एंड द करेक्ट आंसर इज क्वालकॉम। ये वो कंपनी है जिसने 5G नेटवर्क में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है, तो याद रखिएगा। वैसे 5G के पीछे जो मॉडल यानी जो फ्रेमवर्क है वो 3GPP के द्वारा दिया गया, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। लेकिन जो कंपनी है वो क्या है? क्वालकॉम है। नेक्स्ट, 5G is based on dash multiplexing, a method of modulating a digital signal across several different channels to reduce the interference। कह रहा है कि 5G में एक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी का यूज होता है, नाम बताइए, खत्म कहानी। तो 5G में आपको याद ये रखना है कि जिस मल्टीप्लेक्सिंग का यूज होता है वो है OFDM, या ODFM भी कई बार कहते हैं, लेकिन वैसे इसका जो सही नाम है वो क्या है? OFDM है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द करेक्ट वन। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखो कई बार आपको ODFM के नाम से भी मिल जाएगा, लेकिन याद ये रखना है कि O लगा हो तो वो सही होगा, चाहे OFDM हो या ODFM, यानी ऑर्थोगोनल डिवीजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग या ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वैसे सही नाम तो OFDM ही होता है। समझ में आया? तो अब इसका मतलब क्या है हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में, ये क्या होता है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि एक साथ आप कितनी जगहों से वेव्स यानी रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वेयर देयर इज मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। जहां पर बहुत सारे इनपुट हैं लेकिन एक आउटपुट है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। और OFDM एक मजबूत मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी है जो 5G टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एन एक्सटर्नल फास्ट मेमोरी दैट एक्ट एज अ बफर बिटवीन रैम एंड CPU। कह रहा है ये एक फास्ट मेमोरी है। तो जब हम फास्ट मेमोरी की बात करते हैं तो हमारे मन में क्या आना चाहिए? रजिस्टर आना चाहिए। रजिस्टर गिवन है, आगे पढ़ लेते हैं। दैट एक्ट एज अ बफर बिटवीन रैम एंड CPU। लेकिन अब कह रहा है कि ये रैम और CPU के बीच में है, तो वो मेमोरी जो रैम और CPU के बीच में होती है उसे बोलते हैं कैशे मेमोरी। और कैशे भी सेकंड नंबर की फास्टेस्ट मेमोरी है रजिस्टर के बाद में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कैशे होगा। कैशे मेमोरी क्या करती है? बार बार यूज होने वाली फाइल्स या फोल्डर्स या डेटा को स्टोर कर लेती है, और अगली बार जब आप उस डेटा की रिक्वेस्ट करते हैं तो कैशे कहती है रुको मैं निकाल के देती हूं, ये डेटा मेरे पास है। तो CPU पे ज्यादा लोड ना पड़े इसलिए कैश मेमोरी को लगाया जाता है। हुई ना ये भी फास्टेस्ट। अब एक चीज और याद रखिएगा, क्या? जब मेन मेमोरी का मतलब होता है रैम,
और प्रोसेसर का मतलब होता है सीपीयू। जब रैम और सीपीयू के बीच में कोई भी डेटा ट्रैवल करता है, यानी रैम से प्रोसेसर के बीच में, तो वो एड्रेस बस के थ्रू करता है। और जब सीपीयू से रैम की तरफ कोई डेटा जाता है तो वो डेटा बस की तरफ जाता है। यानी अगर ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा होगा तो एड्रेस बस होगा, फ्रॉम रैम टू प्रोसेसर या रैम टू सीपीयू। और जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो डेटा बस होगा। याद रहेगा ना, ऊपर से नीचे, मेन मेमोरी से प्रोसेसर, एड्रेस बस, प्रोसेसर से मेन मेमोरी, डेटा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय रैम। कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो कि रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी परफॉर्म करती है। रीड एंड राइट, नन ऑफ दीज, या डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर। क्या लग रहा है आपको? तो रैम जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी है, ये रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। यानी करेक्ट आंसर होगा बोथ रीड एंड राइट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। जबकि रोम सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, सिर्फ रीड करती है, यानी रोम के केस में आंसर होता ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको आता भी है ये, बताइए। इट इज सेव्ड शॉर्टकट दैट डायरेक्ट द वेब ब्राउजर टू अ स्पेसिफिक वेब पेज। कह रहा है ये ब्राउजर का एक शॉर्टकट है जो सेव कर लेता है वेब पेज को और फिर रीडायरेक्ट कर देता है। इसे क्या बोलते हैं? हिस्ट्री, कुकीज, कैशे, बुकमार्क या टैब? वेरी इंटेलिजेंट वन, बिल्कुल सही, एंड दिस इज कॉल्ड बुकमार्क। हम बुकमार्क कर लेते हैं और बुकमार्क करने के बाद में हम डायरेक्टली उस लिंक पर जाकर ओपन कर लेते हैं ना, यही तो करते हैं। दिस इज कॉल्ड बुकमार्किंग। नेक्स्ट, वंस एन ईमेल हैज बीन सेंट। जब ईमेल भेज दिया गया, सेंड कर दिया गया, इट इज मूव्ड फ्रॉम डैश फोल्डर टू डैश फोल्डर। देन इन दैट केस वो जो मेल है वो किस फोल्डर से निकल के किस फोल्डर में पहुंचता है? तो सपोज करिए आपने मुझे मेल किया। अब इस केस में जो मेल है वो कहां से निकला और कहां पहुंच गया? तो आंसर है आउट बॉक्स में पहले पहुंचा, और जैसे ही वो आउटबॉक्स से निकला वो सेंट फोल्डर में पहुंच गया, यानी मुझे रिसीव हो गया। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? आउटबॉक्स और सेंट। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, याद रखिएगा। रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस यहां पर। तो वंस एन ईमेल हैज बीन सेंट, पहला आंसर क्या होगा? आउटबॉक्स से निकला। आउटबॉक्स में कोई भी मेल तब तक रहता है जब तक रिसीवर को रिसीव नहीं हो जाता। तो कुछ नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड के लिए वो आउटबॉक्स में रहता है, और फाइनली मेल्स जब सेंड हो जाता है, रिसीव हो जाता है रिसीवर को, तो वो सेंट में चला जाता है। नेक्स्ट, what is the limit of number of emails that can be sent through a free Gmail account per day using the web browser? मुझे बताइए कि अगर आप जीमेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक दिन में आप कितने मेल सेंड कर सकते हैं? क्या लिमिट है इसकी कोई? सोचा है आपने कभी? आज सोचिए। व्हाट इज द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ ईमेल्स दैट कैन बी सेंड थ्रू अ फ्री जीमेल अकाउंट? आपने जीमेल फ्री में बना लिया, पैसे तो दिए नहीं, अब लिमिट है इसके ऊपर, कितनी है वो बताइए। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज 500 मेल। फ्री जीमेल अकाउंट में आप 500 से ज्यादा मेल नहीं भेज सकते। मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, है ना। ट्राई किया, 500 से ज्यादा हो गए तो एक मैसेज आया स्क्रीन के ऊपर, और वो मैसेज आपके सामने है, यू हैव रीच्ड अ लिमिट फॉर सेंडिंग द मेल। यानी 500 के ऊपर अगर भेजेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा कि आपने लिमिट क्रॉस कर दी है, लिमिट में रहिए। फ्री अकाउंट यूज कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर 500 से ज्यादा भेजने हैं, क्या करें? कोई बात नहीं, हम इंडिया में रहते हैं, हमें पता है क्या करना है। एक और जीमेल अकाउंट बना लो, उससे भेज दो, है ना। तो इसका मतलब एक अकाउंट में फ्री अगर जीमेल अकाउंट है तो वो 500 होगा। जीमेल ऑफिशियली क्लेम दैट विद पेड सर्विस लाइक गूगल सूट या गूगल वर्क स्पेस यू कैन सेंड ओवर डैश ईमेल पर डे। लेकिन
जीमेल ने ये भी कहा कि अगर आप पेड सर्विस ले लेते हैं, है ना, और पेड सर्विस में एक्स्ट्रा तो मिलता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब पेड सर्विस जैसे गूगल सूट या गूगल वर्क स्पेस के थ्रू अगर हम जीमेल की पेड सर्विस लेते हैं तो वहां पर लिमिट 500 नहीं है, अब बढ़ गई लिमिट, और ये लिमिट हो गई कितनी, 2000 मेल्स की। यानी द करेक्ट आंसर इज नाउ 2000 मेल। हमने कहा चलो पेड वाली भी लेके देखें और 2000 से ज्यादा मेल करके देखें। जैसे ही 2000 से ज्यादा मेल किए, मैसेज आ गया स्क्रीन के ऊपर, माफ करिए जनाब, यू हैव रीच्ड अ लिमिट फॉर सेंडिंग द मेल। आपने लिमिट क्रॉस कर दी है, लिमिट में अगेन रही, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू ईमेल इन आउटलुक? एमएस आउटलुक, क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। एमएस आउटलुक क्या है? सबीर भाटिया जी ने बनाया हॉटमेल के नाम से, माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने नाम बदल दिया और कर दिया एमएस आउटलुक। अब एमएस आउटलुक में न्यू मेल क्रिएट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है, तो काम आपके लिए बढ़ा दिया इन्होंने, है ना। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस एन। न्यू मेल के लिए क्या होगा, कंट्रोल के साथ एन होगा। अब याद क्या रखना है कि एमएस आउटलुक का जो पुराना नाम है वो क्या है, दैट इज हॉटमेल। हॉटमेल के फाउंडर कौन है, ये जनाब, यानी मिस्टर सबीर भाटिया। और बेचा किसको, माइक्रोसॉफ्ट को। माइक्रोसॉफ्ट ने नाम क्या किया, एमएस आउटलुक किया। समझ में आ गई पूरी कहानी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्यूब से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, पता नहीं क्यों। आईबीपीएस को यूट्यूब बहुत पसंद है, पीओ में भी पूछ लेगा और क्लर्क में भी पूछ लेगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आने की संभावना मुझे ज्यादा लग रही है, जरा आप देखिएगा। अकॉर्डिंग टू यूट्यूब, कह रहा है यूट्यूब के अकॉर्डिंग, टू क्वालिफाई फॉर मोनेटाइजेशन, यूट्यूब में एक मोनेटाइजेशन होता है, आप जानते होंगे कि यूट्यूब में एड चलता है और एड के थ्रू कुछ पेमेंट रिसीव होती है क्रिएटर्स तक, है ना। तो यहां पर पूछ रहा है कि यूट्यूब में मोनेटाइजेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास कितने वॉच आवर्स होने चाहिए और कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो एक इसकी एक लिमिट है जो यूट्यूब मतलब गूगल ने फिक्स की हुई है, और ये है, क्या आपको पता है, वेरी गुड, 4000 वॉच आवर्स, 4000 घंटे वॉच आवर्स होने चाहिए। और दूसरा है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके चैनल पर ये क्वालिफाइड है तो आप ऐड चला सकते हैं और ऐड से आप कुछ पैसा कमा सकते हैं। समझ में आया, 4000 घंटे, 4000 आवर्स, वॉच आवर्स, यानी 4000 घंटे तक आपके चैनल पर कोई ना कोई बना रहे और वो वीडियोस को देखता रहे, है ना ये। और 1000 मिनिमम सब्सक्राइबर्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइन आईपी एड्रेस? नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस को असाइन करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? अर्पानेट, डरपा, आईईटीएफ, आईएसओ या आईएएनए? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आईपी एड्रेस दो होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी एड्रेस को असाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईएएनए के पास, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। फिर से एक बार, आईएएनए, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। नेक्स्ट, which of the following fill effect can be used to fill the background of the slide in MS PowerPoint 2019 या 2021? ना लेटेस्ट वाला वर्जन कौन सा है, 2021 है। दोनों ही केस में आंसर सेम होने वाला है, एंड द आंसर इज पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर और ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है पावर पॉइंट में जो फिल इफेक्ट करता है बैकग्राउंड का, यानी आपको पावर पॉइंट के बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करना है तो आप क्या क्या फिल कर सकते हैं। तो यहां मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, ग्रेडियंट का भी देखिए ऑप्शन है, टेक्सचर का भी ऑप्शन है, ये तीनों है ना, कुछ भी लगा सकते हैं। तो आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी हैज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी? नोट करते रहिएगा पॉइंट्स को।
यही क्वेश्चन मिलेंगे ना। थैंक यू जरूर बोलिएगा। विच टोपोलॉजी हैज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी? ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो सबसे ज्यादा रिलायबल है, जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जा सकता है? मैश, स्टार, रिंग, बस या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है मैश टोपोलॉजी। एक ऐसी टोपोलॉजी जिस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है, बेस्ट है। होम ऑटोमेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं नेटवर्किंग में, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो सब मैश टोपोलॉजी का ही यूज करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी मैश टोपोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा? कह रहा है डिजिटल कैमरे में बताइए कौन सी मेमोरी लगी होती है। तो कैमरा आप सबने इस्तेमाल जरूर किया होगा, लेकिन डिजिटल कैमरे में कौन सी मेमोरी होती है, क्या आपको पता है? वर्चुअल, फ्लैश, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी या ऑल ऑफ दीज? लगता क्या है डिजिटल कैमरे में स्टोरेज के फॉर्म में? सर मेमोरी कार्ड लगता है। वेरी गुड, है ना, मेमोरी कार्ड लगाते हैं आप। इस मेमोरी कार्ड को क्या बोलते हैं? फ्लैश मेमोरी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो याद क्या रखना है कि डिजिटल कैमरे, इसमें जो मेमोरी लगी होती है वो एसडी कार्ड है, और एसडी कार्ड की बात करें, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करें, या फिर पेन ड्राइव की बात करें, ये तीनों आपके फ्लैश मेमोरी में ही काउंट होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, नेम द मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है? यानी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का मतलब जो सर्वर में इस्तेमाल किया जाता है उसे मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ओएस बोलते हैं। लाइनेक्स, यूनिक्स, यूबुंटू, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑल ऑफ दिस? आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ये सभी आपके मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। लाइनेक्स सर्वर में, यूनिक्स भी सर्वर में इस्तेमाल, यूबुंटू और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी सर्वर में इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि विंडोज 11 क्या है, सिंगल यूजर है कि मल्टी यूजर है ना? सोचिए और मुझे बताइएगा जरूर। अगले सेशन में इसका आंसर भी मैं दूंगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ वर्ड पैड? वर्ड पैड क्या है? बाय डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड, और इसका एक्सटेंशन क्या होता है? रिच टेक्स्ट फाइल या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, आरटीएफ के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस फाइल को रिच टेक्स्ट फाइल बोलते हैं, और इस फॉर्मेट को रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बोलते हैं, है ना, दैट इज आरटीएफ। बाकी हम लोग जानते हैं टीएक्सटी नोटपैड का होता है, एक्सएलएस एक्सेल शीट का होता है, डॉट डीओसी एमएस वर्ड का होता है। पुराने वाले का डॉट डीओसी और नए वाले का डॉट डीओसी एक्स होता है। राइट, नेक्स्ट, हाउ कैन यू मेक दिस सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्ट? प्रीवियस सेशंस अगर आपने देखे होंगे जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस करवाई है आपको, जिसमें बताया है कि 2020 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए और जो हाल ही में अभी पीछे पेपर हुए हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन बड़ा फेमस रहा। सुपर स्क्रिप्ट को बनाने की शॉर्टकट की बताइए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये होती है फॉर दी सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? पावर, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। तो ये ऊपर जो वैल्यू लेकर जाएंगे ये कैसे लेकर जाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस की मदद से। और सब स्क्रिप्ट होता है कंट्रोल इक्वल्स टू। नीचे अगर लेकर जानी है जैसे H2O, तो कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू दबाएंगे और ये हो जाएगा। नेक्स्ट, वाइल बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू, कह रहा है बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स कहां लोड होती हैं? और ये आप लोग जरूर गलत करते हैं, पता नहीं क्यों, है ना, इसको याद रखिएगा। बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स रोम में लोड होती हैं, हार्ड डिस्क में, रैम में, कैशे में या बफर मेमोरी में। तो अगर आपने सही आंसर दिया है तो आप जीनियस हैं, नो डाउट, एंड द करेक्ट आंसर इज रैम। बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है? जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हैं बूटिंग होती है, इसका मतलब कि वो मेमोरी आपकी टेम्परेरी है जो हर बार लोड करेगी फाइल्स को।
और ये फाइल टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है, रैम है। तो बूटिंग के दौरान सिस्टम के ऑन होने के प्रोसेस के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हार्ड डिस्क से उठकर रैम में लोड होती है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, which MS Word feature enables to enlarge a letter at the beginning of the text block to 2 or more lines। कह रहा है बताइए मुझे कि MS Word में एक फीचर है जिसके थ्रू पहला लेटर जो होता है वो काफी बड़ा हो जाता है, और इस फीचर को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप जो बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस के बराबर होता है, मैक्सिमम 10 लाइन के बराबर होता है ड्रॉप कैप, और बाय डिफॉल्ट यानी मिनिमम 1 लाइन के बराबर। तो मिनिमम 1 लाइन के बराबर हो सकता है पहला लेटर, मैक्सिमम 10 लाइन के बराबर हो सकता है, और बाय डिफॉल्ट 3 लाइन के बराबर होता है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। प्रिंटर की जो क्वालिटी है उसको किसमें मेजर करते हैं? अगेन very famous question of IBPS, and the correct answer is DPI, dots per inch। देख सकते हैं आप 72 DPI और 300 DPI में, है ना, ये शोना बेबी कितना अच्छा लग रहा है, राइट। 72 DPI और ये 300 DPI, तो सब डॉट्स पर इंच का ही खेल है ना, रेजोल्यूशन का खेल है। नेक्स्ट, in the context of mobile communication what is the full form of LTE। कह रहा है मोबाइल कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में LTE की फुल फॉर्म बताइए। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, और आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं 4.5G सर्विस जिसे बोलते हैं वोल्टी, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। क्या डिफरेंस है LTE में और वोल्टी में? छोटा सा डिफरेंस। LTE के केस में आप मोबाइल और वॉइस को एक साथ सेंड नहीं कर सकते, यानी डेटा और वॉइस LTE में एक साथ सेंड नहीं होगी, जबकि वोल्टी नेटवर्क में वॉइस और डेटा एक साथ सेंड कर सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब आप फोन पर बात कर रहे होते हैं तो आपका इंटरनेट नहीं चलता, वो बंद हो जाता है, वो LTE है। और जब आप फोन पर बात कर रहे होते हैं किसी के साथ और मोबाइल का नेटवर्क भी बढ़िया चल रहा है, तो इसका मतलब स्पीड बढ़िया आ रही है, वो वोल्टी सर्विस है, जहां आप चैटिंग भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, है ना, वर्सटाइल नेचर, दोनों चीजें एक साथ, शक्तिमान टाइप, राइट। तो दिस इज कॉल्ड वोल्टी। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सर्च फिजिकल एड्रेस व्हेन IP एड्रेस इज नोन। कह रहा है मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है सर्च फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस का मतलब होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को फाइंड करना है, IP एड्रेस गिवन है, कौन सी प्रोटोकॉल काम करेगी? ARP काम करेगी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल काम करेगी। जबकि इसका ठीक उल्टा अगर बात करें कि फाइंड द IP एड्रेस व्हेन मैक एड्रेस इज गिवन, तो इस केस में RARP हो जाएगा, है ना। जब IP एड्रेस गिवन है तो ARP, जब मैक एड्रेस गिवन होगा और IP एड्रेस फाइंड करना होगा, है ना, तो इस केस में उल्टा हो जाएगा। याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, व्हेन IP एड्रेस इज नोन, जब आपको IP एड्रेस पता हो तो ARP होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जब मैक एड्रेस पता हो तो RARP हो जाता है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्लियर है? नेक्स्ट, इंटरनेट इज गवर्न्ड बाय। इंटरनेट के फाउंडर का नाम बताइए। ये तो पता है आपको, मिस्टर विंट सर्फ, जिनका पूरा नाम है विंटन ग्रे सर्फ, इंटरनेट के फाउंडर। लेकिन इंटरनेट गवर्न किसके द्वारा किया जाता है, रूल किसके द्वारा किया जाता है, ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है? NIC, डरपा, W3C, ट्राई या नन ऑफ दिस? करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस। यानी इंटरनेट के ऊपर कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं है, ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसका सिम आप डलवाते हैं उसी को तो पेमेंट करते हैं। अगर आपके पास BSNL का सिम है तो इंटरनेट गवर्न कौन कर रहा है? BSNL एक तरीके से। अगर
जियो का सिम है तो रिलायंस का है इंटरनेट, है ना, उसी को पेमेंट कर रहे हैं, कोई एक नहीं है। तो इसलिए हर बार आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। इंटरनेट इज गवर्न बाय के केस में। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन द सेल रेंज A1 कॉलन B3 ऑफ एन MS एक्सेल वर्कशीट। कह रहा है A1 से लेकर B3 तक कितनी सेल होती हैं MS एक्सेल में, बताइए मुझे। अगर आप काउंट करें कि A1 से लेकर B3 सेल तक टोटल कितनी सेल होती है, शायद आपने कैलकुलेट कर लिया, बहुत बढ़िया। नहीं कर पाए तो समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहले रोज देखिए कितनी है, तो रोज यहां पर गिवन है नंबर्स के फॉर्म में 1 2 3, A1 से B3 तक। तो 1 2 3 तीन नंबर्स गिवन है, तो बोलिए 3। कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स अल्फाबेट में होते हैं, A और B 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, आंसर इज 6। एक बार फिर से देखिए, रोज कितनी, 1 से लेकर 3 तक 3, कॉलम्स कितनी, A और B 2, और टोटल सेल कितनी, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, एंड द आंसर इज 6। नेक्स्ट, dash is when the more power hungry component such as monitor and the hard drive are put in idle is called। कह रहा है बताइएगा ऐसी कौन सी स्टेज होती है जब पावर हंग्री कंपोनेंट्स, यानी वो कंपोनेंट्स कंप्यूटर में जो ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, जैसे मॉनिटर, जैसे हार्ड डिस्क, ये ज्यादा पावर कंज्यूम करती हैं आपके सिस्टम में, इनको आइडियल स्टेट में रखा जाता है। इनसे कहा जाता है ना ना, अब पावर कंज्यूम नहीं करनी। ये कैसे पॉसिबल है, लॉग ऑफ करके, पावर डाउन करके, स्टैंड बाय मोड पर, शट डाउन प्रोसीजर पर, या ऑल ऑफ दीज पर। करेक्ट आंसर होगा स्टैंड बाय मोड, जिसे स्लीप मोड भी कहा जाता है कई बार। तो आपने सुना होगा स्लीप मोड में रख के चले जाओ या स्टैंड बाय मोड में। ये आपका पावर हंग्री कंपोनेंट्स के जो कंजप्शन है उसको सेव करता है ना, और सिस्टम को आइडल कंडीशन में ले आता है। तो दैट इज कॉल्ड स्टैंड बाय मोड। नीचे देखिए, नीचे कहा, जमीन पे नहीं, यहां नीचे, स्लीप मोड समटाइम कॉल्ड स्टैंड बाय और सस्पेंड मोड। क्या कहा जा रहा है कि स्लीप मोड को कई बार स्टैंड बाय और सस्पेंड मोड भी कहा जाता है ना, ये याद रखने वाली बात है। अब ये दिखता कैसे, जरा एक बार देखो। अगर लेटेस्ट विंडोज 11 की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। जब आप क्लिक करेंगे यहां पर, है ना, स्टार्ट मेन्यू पे, तो आपको स्लीप दिखेगा, शटडाउन दिखेगा और रीस्टार्ट दिखेगा। स्लीप का मतलब ही क्या है, स्लीप मोड समटाइम कॉल्ड स्टैंड बाय या सस्पेंड मोड। क्लियर है, कुछ समझ में आया, वेरी गुड। डिलीट ओल्ड वर्जन एंड इंस्टॉल द न्यू वर्जन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। पुराने वाले वर्जन को हटा दें और नए वाले वर्जन को इंस्टॉल करें, इसे क्या बोलते हैं? अपडेट, अपग्रेड, पैच, ट्रबल शूट, या ऑल ऑफ दीज? यस, एंड द करेक्ट आंसर इज अपग्रेड। तो अपग्रेड करते समय हम क्या करते हैं कि ओल्ड वर्जन को हटा देते हैं और नए वर्जन को इंस्टॉल कर लेते हैं। जबकि अपडेट में क्या करते हैं, करंट वर्जन को ही अपडेट करते हैं, है ना। तो करंट वर्जन की ही फीचर्स को एड ऑन कर रहे हैं, अपडेट है। पुराना वाला हटा के नया कर रहे हैं, अपग्रेड है। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर वायरस दैट एक्टिवली अटैक ऑन एंटीवायरस प्रोग्राम और प्रोग्राम इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट द डिटेक्शन इज कॉल्ड। क्या रहा, एक ऐसा वायरस जो एंटीवायरस पर करता है हमला, उसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड रेट्रो वायरस। जो वायरस पे हमला करे वो क्या है, रेट्रो वायरस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मतलब यहां पर बात हो रही है एंटीवायरस पे हमला करने, है ना, एक ऐसा वायरस जो एंटीवायरस पे ही अटैक करे, है ना, ये समझिएगा, दैट इज कॉल्ड रेट्रो वायरस। Which PowerPoint view display each slide of the presentation as a thumbnail and is useful for rearranging the slide। कह रहा है पावर पॉइंट में एक ऐसा व्यू होता है जिसमें आप सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं, जिसे थंबनेल व्यू बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थंबनेल व्यू या रीअरेंजिंग दी स्लाइड, इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिले तो आंसर लगा दीजिएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू।
स्लाइड सॉर्टर व्यू कुछ इस तरीके से होता है, जहां जितनी भी स्लाइड्स हैं वो आपको एक साथ दिख जाती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, स्लाइड सॉर्टर। थंबनेल व्यू इसलिए क्योंकि थंबनेल छोटे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट इमेज को थंबनेल बोला जाता है ना। जैसे यूट्यूब वीडियोस में जो जिसको देखकर आप क्लिक करते हैं किसी भी वीडियो पे, उस इमेज को क्या बोलते हैं, थंबनेल बोलते हैं, शॉर्टर इमेज। तो क्या होगा, स्लाइड शॉर्टर होगा यहां पर। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस इज, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और आपको पता भी है IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है, तो IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज 128 बिट। 128 बिट का होता है IPv6 एड्रेस जो आपके सामने है ना, याद रखिएगा इसको। और IPv4 कितना होता है, 32 बिट का। मैक एड्रेस होता है 48 बिट का। इन तीनों में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर किया, है ना, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बताया जरूर करिए आप लोग। ये रहा आज का क्वेश्चन, जो जिसका आंसर आपको अगेन कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑफ द डे, विच रैम इज यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स या लैपटॉप। ऐसी कौन सी रैम है जो कंप्यूटर्स या लैपटॉप में लगाई जाती है, स्टैटिक, डायनेमिक, कैशे, वन एंड टू बोथ, या नन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर और लैपटॉप में लगने वाली जो रैम है, उस रैम को क्या बोलते हैं, है ना। फटाफट से जरा कमेंट करके आंसर बताइए अगर आपको पता है तो। आंसर कहां मिलेगा, नेक्स्ट सेशन में मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। तो आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस को आप कर पा रहे होंगे, पहले से आपका स्कोर बेटर हुआ होगा। इफ आंसर इज यस, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। स्कोर प्लस होना चाहिए आपका, और चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको खुद को फील होने लगेगा कि इस बार तो कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। एक नंबर क्या 0.5 0.25 से ही एग्जाम में रुकते भी हैं और सिलेक्ट भी होते हैं, है ना। आप जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से। मन लगाकर अच्छे तरीके से तैयारी करिए। अगर कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं हो रहा है ना, तो बैच से कनेक्ट हो जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सिलेक्शन लेने के बाद एक बार बता जरूर दीजिएगा कि सर सिलेक्शन हो गया और कंप्यूटर में इतने मार्क्स आए। और एग्जाम देने के बाद एक बार अपना रिव्यू भी शेयर करिएगा कि सर ये क्वेश्चंस कंप्यूटर में पूछे गए। व्हाट्सएप नंबर स्टार्टिंग में दिया हुआ है ना। जरूर मुझे बताइएगा कि कंप्यूटर में प्योर क्लर्क में कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए, क्योंकि आप ही लोग हैं जिनकी वजह से हमें आइडिया लगता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आपको पढ़ाते हैं, तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। तो अगेन थैंक यू टू ऑल गाइस फॉर दी सपोर्ट। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, और सिलेक्शन को लेना है ना, ये हमेशा अपने आप तक मैसेज पहुंचाते रहिए कि कुछ भी हो जाए, इस बार तो मेंस भी क्वालिफाई करेंगे और एसी वाले केबिन में जाकर बैठेंगे, जहां कस्टमर की लंबी लंबी लाइन होगी और आपसे लोग कह रहे होंगे, अरे मिश्रा जी, अरे गुप्ता जी, अरे अरोड़ा जी, अरे सेठी जी, जरा ये काम कर दीजिए, है ना। तो ये आपके कान भी सुनने को तरस रहे होंगे, और मुझे भी काफी अच्छा लगेगा जब आप कहेंगे कि सर सिलेक्शन हो गया इस बार। बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।